नमस्कार स्टूडेंट। कल अपन ने पढ़ा था अभिक्रिया की कोटि और आणविकता। तो इसमें अपन ने ये पढ़ा था कोई भी अभिक्रिया है उसका मंदगति पद है उसको कहेंगे वेग निर्धारक पद, और मंदगति पद ही अभिक्रिया की कोटि को निर्धारित करता है। ये एक प्रायोगिक राशि है, प्रैक्टिकल के द्वारा ज्ञात करते हैं कि अभिक्रिया की कोटि 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी या 3 होगी, या भिन्नात्मक संख्या भी हो सकती है। आगे अपन ने पढ़ा था अभिक्रिया की आणविकता। आणविकता में ये पढ़ा था अभिक्रिया की जो आणविकता है उसमें आणविकता में अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल परमाणु या अणु या आयनों की संख्या होती है। इसका मंदगति पद से कोई अर्थ नहीं होता है। आज अपन पढ़ेंगे अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो नंबर 1 अपन पढ़ेंगे सांद्रता। यहाँ पढ़ेंगे अपन अभिकारक की या क्रियाकारक की सांद्रता। सांद्रता अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार प्रभावित करती है। अपन समझ रहे हैं कोई भी अभिक्रिया है उसका जो वेग होता है सांद्रता, और जब समय के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो इस प्रकार प्राप्त होता है। यह वेग और समय के बीच में ग्राफ प्राप्त भी इसी प्रकार होता है, अर्थात प्रारंभ में अभिक्रिया वेग अधिक होता है और धीरे धीरे वेग कम होता है। सांद्रता या समय के बीच खींचे या समय या वेग के बीच खींचे तो आरेख समानुपाती के रूप में प्राप्त होता है, अर्थात अभिक्रिया जो वेग होता है वो समानुपाती होता है सांद्रता के। यदि अभिकारक की सांद्रता अधिक होगी तो वेग अधिक होगा, सांद्रता कम होगी तो वेग कम होगा। अपन ये समझ लें प्रारंभ में अभिकारकों की सांद्रता अधिकतम होती है तो वेग भी अधिक होगा। जैसे जैसे समय गुजरता है अभिकारकों की सांद्रता में कमी होती है और अभिक्रिया का वेग भी कम होता है। कभी भी अभिक्रिया का वेग शून्य नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान से समझना है। कभी भी अभिक्रिया का वेग शून्य नहीं होता है, अर्थात अभिक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो ये अपन समझने जा रहे हैं सांद्रता के रूप में अभिक्रिया का वेग सांद्रता के समानुपाती होता है। प्रारंभ में अभिकारकों की सांद्रता अधिक होती है तो अभिक्रिया वेग भी अधिक होता है। धीरे धीरे सांद्रता घटती है तो अभिक्रिया का वेग भी घटता है। ये अपन समझ रहे हैं, चाहे वो अभिकारक के लिए हो या उत्पाद के लिए हो, दोनों की सांद्रता वेग के अनुसार समानुपाती के रूप में होती है। दूसरा बिंदु अपन समझें तंत्र का ताप। टेम्परेचर किस प्रकार अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। देखिए अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है और एक अभिक्रिया होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो दोनों प्रकार की अभिक्रिया की अगर बात करें तो दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं का वेग ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। ताप बढ़ाएंगे तो वेग भी बढ़ेगा, चाहे अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो चाहे ऊष्मा शोषी हो। ऊष्मा शोषी का अर्थ ये होता है अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का अर्थ होता है अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो यहाँ पर ये समझने जा रहे हैं कोई भी अभिक्रिया है चाहे ऊष्माक्षेपी हो चाहे ऊष्मा शोषी हो, यदि टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। अब अपन को ये समझना है टेम्परेचर बढ़ाने पर वेग क्यों बढ़ता है। टेम्परेचर जब अपन बढ़ाते हैं किसी भी अभिक्रिया मिश्रण का अपन ने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। कौन सी ऊर्जा बढ़ेगी? गतिज ऊर्जा। जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो अणुओं के बीच
जो संघट्ट होती है, संघट्ट की दर बढ़ जाती है, संघट्ट की दर बढ़ जाती है। जब संघट्ट की दर बढ़ जाती है तो सक्रिय अणु की संख्या बढ़ जाती है, और जब सक्रिय अणु की संख्या बढ़ जाती है तो वेग बढ़ जाता है। अर्थात अपन ये कहेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो संघट्ट का अर्थ होता है टक्कर। संघट्ट का अर्थ क्या होता है? टक्कर। टक्कर की संख्या बढ़ेगी, टक्कर की संख्या बढ़ेगी तो सक्रिय अणु की संख्या बढ़ेगी, जिससे वेग बढ़ जाता है। अतः अपन कह सकते हैं कोई भी अभिक्रिया हो, चाहे ऊष्माक्षेपी हो चाहे ऊष्माशोषी हो, टेम्परेचर यदि अपन बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। आगे अपन समझ रहे हैं तीसरा बिंदु, अभिकारक एवं उत्पाद की प्रकृति। उत्पाद की प्रकृति यह अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार प्रभावित करती है। कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें पुराने बॉन्ड तो टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। अर्थात यदि जितनी सरलता से, जितनी आसानी से पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे तो उस अभिक्रिया का वेग अधिक होगा। जैसे अपन समझ रहे हैं NO की अभिक्रिया ऑक्सीजन से बनाएं तो ये बनता है बेटा NO2, NO2 बनेगा। इसी प्रकार CO की अभिक्रिया अपन O2 से करवाएं तो बनेगा बेटा CO2। इस अभिक्रिया को अपन संतुलित करें तो यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ 2 लगा देंगे। इसी प्रकार इस अभिक्रिया को भी अपन ने संतुलित कर दिया है। इन दोनों अभिक्रियाओं की बात करें तो दोनों अभिक्रियाओं में प्रथम अभिक्रिया तीव्र गति से हो रही है, तीव्र गति से हो रही है। दूसरी जो अभिक्रिया है वो मंद गति से हो रही है। दोनों अभिक्रियाओं में पहली अभिक्रिया तीव्र गति से है और दूसरी अभिक्रिया मंद गति से है। तो अपन ये समझने जा रहे हैं अब पहली अभिक्रिया तीव्र गति से क्यों है और दूसरी अभिक्रिया मंद गति से क्यों है। देखने को तो दोनों अभिक्रिया समान दिखाई दे रही है। पहली अभिक्रिया में NO का ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरे में CO का ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, और इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर ये समझने जा रहे हैं अब दोनों अभिक्रियाओं में सेम है, पर पहली अभिक्रिया तीव्र गति से इसलिए है कि यहाँ जो बॉन्ड है वो डबल है और यहाँ जो बॉन्ड है ये ट्रिपल है। इसका मतलब है इस बॉन्ड का जो वियोजन है वो आसानी से हो जाता है और ये जो बॉन्ड है ये मजबूत बॉन्ड है, इसका वियोजन आसानी से नहीं होता है। अर्थात इस अभिक्रिया में, प्रथम अभिक्रिया में बॉन्ड का वियोजन और निर्माण शीघ्रता से होता है, दूसरी अभिक्रिया में बॉन्ड का वियोजन एवं बॉन्ड का निर्माण ये मंद गति से होता है। तो अपन कह सकते हैं अब जिस अभिक्रिया में बॉन्ड का वियोजन सरलता से होता है, बॉन्ड का निर्माण सरलता से होता है, तो वो अभिक्रिया भी तीव्र गति से होती है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं अभिकारक और उत्पाद ही अभिक्रिया की तीव्र गति या मंद गति होने को प्रभावित करता है। अतः अभिकारक और उत्पाद ही अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। आगे अपन समझने जा रहे हैं उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का जो प्रभाव है यह अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार प्रभावित करता है। अपन को ये पता है उत्प्रेरक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं उन्हें अपन कहते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक जो होते हैं अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं।
अपघटन है, जल अपघटन, इसकी अपन बात करें एस्टर का जल अपघटन, ये मंद गति से होता है, धीमी गति से होता है। एक एग्जांपल ले लें, जैसे CH3COO2H5, इसका नाम है एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। तो एथिल एसीटेट का अपन क्या कर रहे हैं बेटा, जल अपघटन। तो जल अपघटन में जल से क्रिया होगी, यह अभिक्रिया अम्ल की उपस्थिति में होती है। तो यहाँ ये समझ रहे हैं CH3COOH प्लस एथेनॉल, तो यह अभिक्रिया मंद गति से होती है। यदि इस अभिक्रिया को अम्ल की उपस्थिति में करवाया जाए, जैसे H+ लिख दो या तनु H2SO4 लिख दो, तो यह अभिक्रिया तीव्र गति से होती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं एस्टर का जो जल अपघटन है उसमें जो अम्ल होता है, अम्ल उत्प्रेरक का कार्य करता है जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। अर्थात एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन तीव्र गति से होता है। अपन ने समझा उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। अब अपन ये समझ लें ये जो उत्प्रेरक है यह अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार बढ़ाता है, ये अपन समझ रहे हैं। ये तो अपन ने समझ लिया। अब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जो उत्प्रेरक होता है वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। इसमें आरेख बनेगा, इधर तो लिया जाएगा अभिक्रिया की प्रगति, इधर अपन लेंगे अभिक्रिया की प्रगति, यह वेग कह सकते हैं। इधर लेंगे अपन स्थितिज ऊर्जा, ये अपन ने इधर लिया है। अब अपन इसके लिए आरेख बनाएंगे, तो इधर अपन रख देंगे क्रियाकारक, तो यह आरेख इस प्रकार बनेगा, यह आरेख बनेगा। यहां पर लिख देंगे उत्पाद, और यहां लिख देंगे मध्यवर्ती अवस्था या संक्रमण अवस्था, यह अपन ने लिख दिया मध्यवर्ती अवस्था। अब इसके लिए जो सक्रियण ऊर्जा है उसका जो मान अपन देखेंगे, ये सक्रियण ऊर्जा का मान आएगा, ये मान लो E1। ये जो अभिक्रिया है वो बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में है, बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति। इसका मतलब है बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अभिक्रिया हो रही है। इसमें ये क्रियाकारक है, ये मध्यवर्ती उत्पाद है और ये उत्पाद है। तो यह जो E है ये सक्रियण ऊर्जा है। तो अपन यहां कह सकते हैं जो E1 है बिना उत्प्रेरक के सक्रियण ऊर्जा है। इसका मतलब है जब अपन अभिक्रिया में उत्प्रेरक की उपस्थिति नहीं रखते हैं उस समय सक्रियण ऊर्जा का मान आता है E1। यदि अपन यह अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाएं तो ये जो अभिक्रिया है उसका जो पथ है ये बदल जाता है। ये अपन ने बिंदु की रेखा से जो दर्शाया है ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में है। इस समय जो ऊर्जा का जो मान आएगा ये मान लें ये E2 है। तो ये जो आरेख है उत्प्रेरक की उपस्थिति, उत्प्रेरक की उपस्थिति, उत्प्रेरक की उपस्थिति, अर्थात P2 का मान है उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा, उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा। तो यहां पर ये समझ रहे हैं कोई भी जो उत्प्रेरक है अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा में कमी कर देता है। सक्रियण ऊर्जा में जब कमी हो जाती है
तो अभिक्रिया में अधिक संख्या में अभिकारक अणु भाग लेते हैं, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब अपन इसको समझने के लिए ऐसे समझ लें, आपको पास होने के लिए 33% अंक आवश्यक है। कितने परसेंट आवश्यक है? 33। यदि पास होने के लिए 20% अंक कर दिए जाएं, जिन विद्यार्थियों के 20% नंबर आ जाते हैं वो पास हो जाएगा, तो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ जाती है। तो अपन ये कह रहे हैं, जब उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है तो उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा में कमी कर देता है। सक्रियण ऊर्जा में जब कमी हो जाती है तो अभिक्रिया का वेग अधिक हो जाता है। अब अपन ये समझ लें भाई, ये सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? वह न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा, वह न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा जो अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक हो। इससे कम ऊर्जा वाले अणु अभिक्रिया के दौरान उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते हैं। अर्थात कम से कम सक्रियण ऊर्जा या सक्रियण ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले अणु ही उत्पाद में बदलते हैं। अतः अपन कह सकते हैं अब उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। परीक्षा में कई बार ऐसे भी आ जाता है, उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को कैसे बढ़ाता है? तो अपन कह देंगे उत्प्रेरक जो होता है वो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा में कमी कर देता है। जब सक्रियण ऊर्जा में कमी हो जाती है तो अभिक्रिया का वेग अधिक हो जाता है। आगे अपन समझ रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये कहेंगे अपन, यदि अभिकारक अणु ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है और उनको सूक्ष्म कणों में विभाजित कर दें, विभाजित कर दिया जाए तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। और जब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अतः अपन कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल आपकी किताब में भी दिया हुआ है, एक लकड़ी है, लकड़ी, इसका कोई बड़ा टुकड़ा है, बड़ा टुकड़ा है, वो उसको अपन जलाते हैं तो वो धीरे धीरे जलेगा। लकड़ी के बड़े टुकड़े को अपन जलाते हैं तो वो धीरे धीरे जलेगा। यदि उस लकड़ी के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाए तो वो तीव्र गति से जलता है। तो अपन कह देंगे जब लकड़ी के छोटे छोटे कणों में उसको विभाजित किया है तब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक हो गया, और पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक हो गया तो अभिक्रिया का वेग अधिक हो गया। तो अपन यहाँ ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अपने पास तीन चीजें हैं, एक तो मिश्री है, अपने पास मिश्री है, एक अपने पास चीनी है और एक अपने पास गुड़ है। और इन तीनों चीजों को अपन जल में घोल रहे हैं तो मिश्री थोड़ा अधिक समय लगाएगी, चीनी थोड़ा कम समय लगाएगी और बूरा है वो पानी में बहुत जल्दी से घुल जाता है। तो अपन कह सकते हैं बूरा का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है तो अभिक्रिया का वेग भी अधिक होता है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कण जितने सूक्ष्म होंगे तो कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा तो अभिक्रिया का वेग भी अधिक होता है। इसके बाद में अपन समझ रहे हैं विकिरण द्वारा, इसका जो छठा बिंदु है, विकिरण द्वारा उद्भाषण, विकिरण द्वारा उद्भाषण। तो अपन ये समझ रहे हैं कुछ अभिक्रियाएं होती हैं वो मंद गति से होती है, कुछ अभिक्रियाएं मंद गति से होती है। यदि
उन अभिक्रियाओं को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न कराया जाए तो उन अभिक्रियाओं को वेग अधिक हो जाता है। अर्थात जो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो अभिकारक अणुओं के जो पुराने बॉन्ड हैं उनको तोड़ने में सहायता करता है। जैसे H2 और Cl2 की अभिक्रिया अंधेरे में करवाई जाए, अंधेरे में, तो यह अभिक्रिया मंद गति से होती है, मंद गति से होती है। अब अपन ये समझ रहे हैं ये मंद गति से क्यों हो रही है, क्योंकि इनके जो पुराने बॉन्ड हैं उनका वियोजन धीमी गति से होता है, तो नए बॉन्ड का निर्माण भी मंद गति से होता है। अब अपन ये समझ लें यदि इसी अभिक्रिया को अपन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न करवाएं तो यह अभिक्रिया अति विस्फोट के साथ तीव्र गति से होती है, तीव्र गति से होती है। तो अपन ये कह सकते हैं अब सूर्य का जो प्रकाश है जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को बहुत जल्दी तोड़ देता है और ये Cl और Cl के बीच के बॉन्ड को तोड़ देता है। सूर्य के प्रकाश की जो दृश्य ऊर्जा कहें या परावैंगनी प्रकाश की ऊर्जा कहें, ये पुराने आवर्तों को शीघ्रता से तोड़ देती है। तो अपन ये यहाँ कह रहे हैं अभिक्रिया के वेग हैं उसको ये 6 कारक प्रभावित करते हैं, तो प्रत्येक कारक एक अलग प्रकार से अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। लास्ट में अपन ने समझा है सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। धन्यवाद। आगे अपन एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।